हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। तो मेरा नाम नीलम भाटिया है और मैं आपके लिए एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेकर आई हूँ जहाँ हम लोग इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। तो देखिए, आइडियल तरीका इस सीरीज का मैक्सिमम फ़ायदा उठाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक को आप पहले पढ़ लें और फिर इस वीडियो पर आएँ और ये सारे एमसीक्यूज खुद से सॉल्व करिए एंड देन लुक एट द एक्सप्लेनेशन। तो इससे आपको वो टॉपिक इन एंड आउट प्रिपेयर हो जाएगा। बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस वीडियो को भी एज अ रिविजन ट्रीट कर सकते हैं, तो यू कैन क्विकली गो थ्रू इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, क्योंकि इस तरीके से 10 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि टॉपिक होलिस्टिकली कवर हो जाए और आपको एमसीक्यूज को अप्रोच करने का तरीका भी पता लग जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक जो आज हमने लिया है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हम सब जानते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा वो सभा थी जिसकी वजह से आज जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो आ पाया, क्योंकि उसका प्राइमरीली यही काम था कि भारत के संविधान का निर्माण किया जाए। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वी हैव हियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, पॉज करिए एक बार वीडियो को, खुद से आंसर करने की कोशिश करिए और फिर मेरी बात सुनिएगा। तो द क्वेश्चन इज, consider the following statements with reference to composition of constituent assembly। तो ये सवाल आपसे पूछ रहा है रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर नॉमिनेटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो भैया सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कैसे बनी। तो कह रहे हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उन्होंने लोगों को नॉमिनेट किया। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें याद रखिएगा। इस समय पर दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स एग्जिस्ट करते थे, एक थे प्रोविंसेस और एक थे प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रोविंसेस डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर थे और प्रिंसली स्टेट्स के अपने एक हेड, एक राजा एग्जिस्ट करते थे। तो अब ध्यान से सुनिए, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई तब प्रोविंसेस में ये हुआ कि उस प्रोविंस की जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली थी उन्होंने इलेक्ट किया लोगों को टू गो एंड बिकम द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वेयर एज प्रिंसली स्टेट्स में जो भी हेड थे उस हेड ने जो नाम नॉमिनेट किए वो बन गए मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो प्रिंसली स्टेट्स में किसी भी तरीके का लेजिस्लेटिव असेंबली डोमेन का काम नहीं था, इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नॉमिनेशन हुई थी पर किसके द्वारा? हेड के द्वारा, नॉट बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स वर अलॉटेड सीट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब देखिए, भारी शब्द दिए गए आपको कंफ्यूज करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई स्टेट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है तो उसको ज़्यादा सीट मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। प्योरली बेस्ड था ऑन पॉपुलेशन। तो कितनी सीट एलोकेट होगी प्रोविंस को या प्रिंसली स्टेट को, दिस वाज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड रफली ऑन एवरी 1 million there was 1 seat. So no strategic and economic importance, purely on the basis of population. तो हमने देखा क्वेश्चन करेक्ट पूछ रहा था, हमारे दोनों स्टेटमेंट्स गलत निकले। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नीदर 1 nor 2। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following functions were performed by the Constituent Assembly of India? अब ये एक क्वेश्चन है जहां हम गलती कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक ही काम था एंड दैट इज टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ कोर्स प्राइमरी काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यही था, बट इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कई काम किए। सो इवन ऑर्डिनरी लॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाए। इसके अलावा इंडिया की कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को भी रैटिफाई किया। तो कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश कॉलोनी रही थी। सो इट वाज काइंड ऑफ अ ग्रुप दैट केम टुगेदर टू शो सॉलिडारिटी, और इट वाज आल्सो अ वे ऑफ ब्रिटेन टू हैव सम कंट्रोल ओवर इट्स मेंबर स्टेट्स, बट डेफिनेटली वो आगे चलकर नहीं हो पाया एंड नाउ इट्स मोर और लेस अ फॉर्मेलिटी दैट फंक्शंस। बट इस कॉमनवेल्थ ग्रुप का इंडिया पार्ट बनेगा, इसको रैटिफाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था, ये बिल्कुल ठीक बात है। सेकेंड,
क्या हमारे पहले प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट किया? दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. It was this Constituent Assembly that elected Rajendra Prasad ji to be the first president of India. इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही अडॉप्ट किया था. So remember this: national flag, national anthem, also national song, also the election of the first president of India and ratification of India's Commonwealth membership. तो पहले दो में तो कोई दिक्कत नहीं है, this is absolutely correct. But third statement को हमें ध्यान से देखना है, because it is saying it also appointed the first prime minister in the formation of new पार्लियामेंट. नो दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या हुआ था इसको समझेंगे. सो व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज एन इंटरिम गवर्नमेंट. अभी ये इंटरिम गवर्नमेंट क्या है? देखिए 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन अभी जो इसका स्टेटस था वो डोमिनियन स्टेटस था. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनियन स्टेटस? डोमिनियन स्टेटस का ये मतलब था कि अभी भी we were under the British गवर्नर जनरल. और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? माउंट बैटन. ऑल राइट. तो लॉर्ड माउंट बैटन ने जवाहरलाल नेहरू को इस समय के लिए भारत का प्राइम मिनिस्टर बनाया. जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते ही वॉज मेड द प्राइम मिनिस्टर. बाय द वे जवाहरलाल नेहरू इस इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट थे. इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि भैया अभी आप अपनी सरकार चलाइए जब तक आप इलेक्शंस नहीं करवा लेते. तो उस टाइम पीरियड को मैनेज करने के लिए जो गवर्नमेंट बनाई गई, इंटरिम पीरियड के लिए जो गवर्नमेंट बनाई गई, उसको हेड किसने किया? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने. तो रिमेंबर दिस, ये अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा नहीं किया गया था. बाय द वे इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स कौन थे? ये वही लोग थे जो वॉइसरॉय, अब पहले वॉइसरॉय होते थे, वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो भी लोग थे वो किसका पार्ट बन गए? इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट बन गए. और उसको हेड किसने किया? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने. आई थिंक दैट मेक सेंस टू यू. तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया, सेकंड भी करेक्ट हो गया, लेकिन थर्ड में प्रॉब्लम है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली. सो रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट वन. नेक्स्ट पर आ जाते हैं. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इज द बेडरॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो सब अग्री करेंगे. With reference to the above statement, consider the following. The idea of a constituent assembly was proposed in December 1934 by N. Madhav Rao. Okay, there seems to be some problem here. The constituent assembly was formed under the cabinet mission plan. Okay. Now, whenever you're solving your questions, please keyword जरूर देख लेना. हर साल बहुत सारे बच्चे करेक्ट इनकरेक्ट में गलती करते हैं. तो क्वेश्चन इज आस्किंग यू इनकरेक्ट, तो वो आपसे पूछ रहा है इनमें से क्या सही नहीं है. सिर्फ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज इनकरेक्ट. अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है. यहाँ पर जो नाम दिया है ना उससे प्रॉब्लम है. 34 ईयर तो ठीक है, बट दिस वाज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय मानवेंद्र नाथ रॉय, दैट इज MN रॉय. जो आइडिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, ये पहली बार MN रॉय ने प्रपोज किया था. याद रखना 1934 में MN Roy came up with the idea of a constituent assembly. Okay, let's look at the second one. The constituent assembly was formed under the cabinet mission plan. Now this is a correct statement. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैबिनेट मिशन प्लान ही वो प्लान था जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया था. ईयर था 1946. So remember, it was through the cabinet mission plan that the constituent assembly was formed and the year was 1946. Third देखते हैं. The members of the constituent assembly, okay, were directly elected by the electorate of Indian provinces. तो अभी कह रहे हैं कि जो उस समय लोग थे उन्होंने constituent assembly के लोगों को चुना, तो ये तो डायरेक्ट इलेक्शन हो जाता. पर मैंने आपको बताया था ऐसा नहीं हुआ. याद करिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया गया था? बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो ये इलेक्शन डायरेक्ट तो नहीं था, इट वॉज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन. यानी हमें समझ में आ रहा है कि ये स्टेटमेंट
गलत है। ये कुछ कुछ निटिग्रिटीज आपको पकड़नी है एंड योर टॉपिक इज सॉर्टेड। When India became independent, the number of members of the Constituent Assembly was less than the original number of representatives. अब आप थोड़ा सोचिए, ये आपको even if you use your head आपको ये आना चाहिए। तो हमें पता है that partition हुआ था, all of us know partition हुआ। अब भाई पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, बट एक प्लान आया था जिसको हम कहते हैं माउंट बैटन प्लान, राइट। माउंट बैटन प्लान के तहत भारत 2 स्टेट्स थियरी आई और भारत और पाकिस्तान अलग हो गया। तो वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उन हिस्सों से आ रहे थे जो पाकिस्तान में चले गए, वो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं रहे, एंड दैट इज वाई जो ओरिजिनल नंबर था वो ज़्यादा था और इंडिपेंडेंस के समय पर जो नंबर था वो कम था। So definitely this is a correct statement. When India became independent, the number of members of the Constituent Assembly were definitely less because the areas that went to Pakistan were out of the Constituent Assembly. तो इसका मतलब फर्स्ट सही है आपका और फर्स्ट गलत है और थर्ड गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज 1 and 3 ओनली, बिकॉज रिमेंबर क्वेश्चन आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा था। थोड़ा सा ध्यान दे, करेक्ट इनकरेक्ट पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कुछ फैक्चुअल डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं और सवाल पूछ रहा है करेक्ट, तो अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। टाइगर वॉज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नो, अगर कहीं आपने सील्स देखी है ना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर लगती थी, तो आपने ध्यान दिया होगा, कुछ पिक्चर्स में भी वो आती हैं, दैट द सिंबल वॉज एलिफेंट, इट वॉज नॉट टाइगर, राइट, इट वॉज एलिफेंट। तो ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर इट्स इम्पॉर्टेंट, नाम देखिएगा, B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor to the Constituent Assembly. Absolutely correct. बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि सर B.N. राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फैक्चुअल स्टफ है, याद रखेंगे हम, इंपॉर्टेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अब लुक एट द यूज ऑफ द वर्ड, वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन in the Constituent Assembly. No. Now I know some of you would say, but मैम ये हमने तो यही पढ़ा है, आपने ये नहीं पढ़ा है। आपने ये पढ़ा है कि B.R. अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कई सारी कमिटीज बनाई गई थी, उसमें से एक कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, लेकिन चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे S.N. मुखर्जी। प्लीज रिमेंबर, तो आपको 3 नाम याद रखने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हो जाएंगे B.N. राव, चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएंगे S.N. मुखर्जी, एंड चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी हो जाएंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। रिमेंबर दिस एंड यू आर गुड टू गो। इसका मतलब प्रॉब्लम है थर्ड स्टेटमेंट में भी। Why? Because it says that Dr. B.R. Ambedkar was the chief draftsman of the Constitution, जो हमें पता है कौन थे, S.N. मुखर्जी थे। क्वेश्चन पूछ रहा था करेक्ट, तो सिर्फ ये करेक्ट है, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका B, यानी कि 2 ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो अब आपसे सही पूछ रहा है, कौन सा सही है। The Constituent Assembly of India was elected by the provincial assemblies. Yes, पढ़ा चुकी हूँ आपको। ईयर 1946 था, बिल्कुल सही है, तो हमें सही जवाब तो मिल गया। लेकिन बाकी में क्या प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ओके, जवाहरलाल नेहरू तो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई स्टेटमेंट पार्टली इनकरेक्ट है तो वो पूरा ही इनकरेक्ट होगा। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि लेकिन मैम 2 तो थे ना। नो, इफ इट इज पार्टली इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, राइट। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन जनवरी। ये तो कैसे हो सकता है ना, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। नो, दैट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। Then the Constitution of India was enacted on 26th of January 1950. Now this is a little tricky where you might make mistake. ध्यान दीजिएगा, अगर आपने प्रियम्बल देखा है तो वहाँ एक डेट लिखी होती है 26th of November 1949। अब ये डेट के आगे लिखा होता है we adopt, enact and give to ourselves this constitution।
तो इनैक्टमेंट एक्चुअली 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन हाँ हमने इसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया बिकॉज वी वांटेड टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को मार्क करने के लिए हम 1930 के इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए वेट करते हैं, लेकिन इनैक्टमेंट अगर वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, नाउ which one? Of course we got the answer to this. Now a very important question, ध्यान दीजिएगा। बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी, काम का विभाजन करना था, डेलीगेशन करना था, डिवीजन करना था, इसीलिए अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी और हर कमिटी के एक चेयरपर्सन थे। अब बहुत सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बताइए कौन से कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम लोग क्या करते हैं, एक बार इंपॉर्टेंट कमिटीज और उनके चेयरपर्सन देख लेते हैं, सो दैट अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको आंसर कर पाएं और थोड़ा सा एसोसिएशन दिमाग में बनाते जाइएगा। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू पावरफुल होना चाहते थे, राइट, वो प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट ही वांटेड टू बी इन कंट्रोल। तो पावर्स कमेटी को हेड कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की जो कमेटी थी दैट वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बट यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं ना ये, तो यूनियन लेवल पे काम करेंगे, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को हेड कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। तो पावर इकट्ठा करना चाहते थे इसीलिए जवाहरलाल नेहरू, यूनियन को कंट्रोल करना चाहते थे इसीलिए जवाहरलाल नेहरू। जबकि जो प्रोविंसेस थे उनके मैनेजमेंट को कौन देख रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे, सरदार पटेल। नाउ दिस इज कॉमन नॉलेज कि लीगल लैंग्वेज किसकी अच्छी थी, लीगैलिटीज किसको आती थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। तो ड्राफ्ट का काम किसको दिया गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये भी याद रखिएगा। अब एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये दिया गया सरदार पटेल को। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं, वहाँ कोई सरदार होते हैं, हेड होते हैं, राइट, बोलते हैं ये सरदार है हमारे। तो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर कि माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज ऑफ फंडामेंटल राइट्स की कमेटी को कौन हेड कर रहा था, सरदार पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट रूल्स बताते हैं, घर के बड़े हैं, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कैसे बात करनी है। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसको याद करने में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, बट याद रखिएगा स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करने की जो कमेटी थी उसके हेड जवाहरलाल नेहरू थे, राइट, रिमेंबर दिस। बहुत लोग इसमें सरदार पटेल कर सकते हैं मार्क, बट आपको याद रखना है कि स्टेट्स कमेटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कमेटी के हेड भी जवाहरलाल नेहरू, पावर्स कमेटी के हेड भी जवाहरलाल नेहरू, और स्टेट कमेटी जो नेगोशिएट कर रही थी स्टेट्स के साथ उसके हेड भी थे जवाहरलाल नेहरू। अब घर के मुखिया आए तो स्टीयरिंग व्हील पे तो वही बैठेंगे, तो कौन थे घर के मुखिया, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्टीयरिंग कमेटी किसको मिली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसे कुछ एसोसिएशन दिमाग में बना लीजिए कि पावरफुल होना चाहते थे, यूनियन को कंट्रोल करना चाहते थे तो जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंसेस के देख रेख सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग में अच्छे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार थे तो माइनॉरिटी एंड ट्राइबल। तो जस्ट फॉर योर एसोसिएशन, राइट, ये कुछ एसोसिएशंस आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आसानी होगी। अब एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो पूछ क्या रहे हैं आपसे कि भाई बताओ ये जो हमने मैच करा है वो ठीक है या नहीं है। अभी देखो मैंने आपको बताया था यूनियन की कमान कौन रखना चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू, तो ये तो आपका गलत हो गया। रूल्स कौन बताएंगे, घर के मुखिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही। अब मैंने कहा था देखो यहाँ कन्फ्यूजन होगा, कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, तो बोला नहीं, यहाँ पर मैं ही जाऊँगा जवाहरलाल नेहरू। पावर अपने पास रखना चाहते थे, बिल्कुल सही है ये, जवाहरलाल नेहरू, एब्सोल्युटली मैंने बताया आपको। तो आपका सेकंड गलत है और थर्ड गलत है, यानी 2 और 4 ठीक है, एंड दैट इज योर आंसर, 2 and 4 ओनली। तो ऐसे एसोसिएशंस बनाने से क्या होता है, आपको वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा याद रहती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7। तो आई होप यू आर एंजॉइंग इट, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑफ कोर्स ऐसे क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के लिए हम करेंगे, एंड ट्रस्ट मी इट्स द बेस्ट वे टू प्रिपेयर। अगर आपका टॉपिक हो गया है तो क्वेश्चन सॉल्व करिए, और कोई इससे अच्छा तरीका नहीं है टॉपिक को लंबे समय तक याद रखने का। सो मुझे स्कोर्स भी अपने बताइएगा, एंड डू लेट मी नो इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोज़ ऑल्सो।
Okay. Consider the following statements with reference to the composition of Constituent Assembly. Okay. अब फिर से हम किस पे चले गए? Composition पे चले गए. अच्छा. The seat in each province were distributed only among the Muslims and general. तो बेसिकली कह रहे हैं कि दो कैटेगरीज बन गई थी, एक मुस्लिम्स की और एक जनरल की, और ये था इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन. देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है. पॉपुलेशन वाली बात तो ठीक है, लेकिन एक कैटेगरी और थी, दैट इज सिक्स. तो मुस्लिम्स, जनरल और सिक्स के बीच में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. तो इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ दो ही कैटेगरीज बताई गई हैं, वन इज मुस्लिम्स एंड जनरल, पर ऐसा नहीं था. मुस्लिम्स, जनरल एंड सिख. क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछ रहा है. अपनी आईज, यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस वर्ड. द representatives of the princely states were elected by the method of proportional representation by members by the means of single transferable vote. अभी बताओ, मैंने इतनी बार आपको बताया प्रिंसली स्टेट्स में कोई भी तरीके की वोटिंग हुई थी क्या? नहीं हुई. मैंने आपको बोला प्रिंसली स्टेट्स में सीधा सीधा हिसाब था कि जो भी हेड है जी वो बता देगा कि कौन जाएगा, तो इलेक्शंस की तो बात ही नहीं आती. तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया. यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके गलत हैं. प्लीज टेक नोट, इंपॉर्टेंट. ओके, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई थी? ये कैटेगरी लिखी नहीं. यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? फिर से इलेक्शंस बोल रहे, इलेक्शंस तो हुई नहीं है. प्रिंसली स्टेट्स में तो सीधा नॉमिनेशन हुआ बाय द हेड. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 8. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया was formed under the scheme formulated by क्रिप्स मिशन. अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? करेक्ट पूछ रहा है. यार ये अब तुम्हें अभी तक आ जाना चाहिए था. मैंने कई बार बता दिया कि किसने किया था, ये कौन से मिशन से आया था. मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, नॉट द क्रिप्स मिशन. तो ये तो गलत है. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जनरली फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कंसेंसस and accommodation with respect to drafting the constitution. बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि सबकी सहमति से चीज़ें होती थी. कोई डिसएग्री करता था तो उसे अकोमोडेट किया जाता था. हार्डली पॉसिबिलिटी है कि स्टेटमेंट गलत होगा. फैक्चुअली स्पीकिंग ऑल्सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. अगर आप जनरल डिस्कशंस देखें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स देखें, तो डिबेट्स हुई हैं, बट एट द सेम टाइम कोशिश की गई है कंसेंसस से डिसीजन लेने की, एंड ऑल्सो जो भी कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस थे उनको अकोमोडेट करने की भी कोशिश की गई. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 2 ओनली. बट ये गलत है, याद कर लो. अब तक आपको ये याद हो जाना चाहिए कि इट वॉज कैबिनेट मिशन. अच्छा, मैं ना कई बार बात क्वेश्चंस को अलग अलग स्टेटमेंट्स में रिपीट भी कर रही हूँ, बट दैट इज डन ऑन पर्पस, ताकि वो इतनी बार रिपीट हो जाए कि आपको वो याद हो जाए. एंड इन सब के सारे टॉपिक्स खत्म हो जाने के बाद इफ़ यू वुड डिमांड वील ऑल्सो ब्रिंग अ पार्ट 2, ताकि और जो भी चीज़ें रह गई हैं उसको भी हम कवर कर लें. बट डू लेट मी नो अबाउट इट. ओके, अब ये देखिए, द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एक्सेप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. फाइनली ये किससे मिला था? ये हमने देखा कैबिनेट मिशन प्लान से फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी. बट ये पहली बार एक्सेप्ट कौन से ऑफर से किया गया? Remember, it was the August offer of 1940, क्योंकि ये समय चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2 का, एंड दे वांटेड, द ब्रिटिश वांटेड इंडियाज सपोर्ट. इसीलिए कुछ डिमांड्स को अकोमोडेट किया गया अगस्त ऑफर में, और उसमें से इस डिमांड में जो एक इम्पॉर्टेंट डिमांड थी वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड. ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे अगस्त ऑफर से इंडियंस, बट वो कौन सा पहला ऑफर था जिससे ब्रिटिश ने माना दैट वील बी गिविंग यू अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इट वाज द ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940. प्लीज टेक नोट ऑफ दिस. ओके, नाउ who among the following headed the advisory committee on fundamental rights, minorities and tribal and excluded areas? Now अब ये आपको आना चाहिए. याद करो हमारा एसोसिएशन क्या था, थोड़ा सा याद करिए कि ट्राइबल एरियाज में कौन होते हैं? सरदार होते हैं. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल would be the head of this committee. तो देखा, एसोसिएशंस बनाते हैं तो याद रहता है. Now here we are at the end of the video. हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं. मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए और मुझे बताइए कि आपको क्या चीज़ें याद हुई या नहीं हुई.
वेदर यू एन्जॉइंग इट, व्हाट चेंजेस डू यू नीड, जो कुछ भी है जस्ट लेट मी नो। एक छोटी सी एडवाइस मेरी आपसे यही रहेगी कि प्लीज़ टॉपिक्स को साथ साथ रिवाइज करते रहिए, सो दैट इट इज़ वेरी वेरी इजी एट द एंड ऑफ इट फॉर यू टू रिमेंबर सो मेनी डिटेल्स, राइट? ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए, टेक केयर।